आज हम दोस्तों पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था इस्लाम का भारत में आगमन। इसमें हमने अरब देश के बारे में जाना था, कहाँ कहाँ है। 7वीं शताब्दी के बारे में पढ़ा। इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब ने कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, किस तरह से उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की, क्या क्या उनके सिद्धांत रहे, इस्लाम धर्म भारत में कैसे जो है प्रसार किया, वह कैसे धीरे धीरे भारत में फैलते हुए एक धर्म के रूप में स्थापित हो गया। फिर इसके बाद जो है कि इस्लाम के मिलने से या जो है मुस्लिमों के मिलने से और भारतीयों के मिलने से क्या उनके बीच आदान प्रदान हुआ, क्या सांस्कृतिक जो है कि आदान प्रदान हुआ, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त किए। इसके बाद हम देखते हैं कि तुर्क आक्रमण के समय भारत मतलब जब तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया, तुर्कों ने कहा, हमने बताया था तुर्कमेनिस्तान वाले, वही तुर्कों ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो भारत में बताया था हमने कि 100 से अधिक राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, तो वे सब आक्रमण किए क्योंकि भारतीयों में जो है जो भी भारतीय राज्य थे वो संगठित नहीं थे, सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे से झगड़े कर रहे थे। इस कारण से उनमें एकता की कमी थी और कोई भी बाहर का शासक उन पर आक्रमण करता तो संगठित रूप पर से हमले ना करके एक दूसरे पर क्या है, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं या एक दूसरे का सहयोग ना करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोई भी शासक जब वह भारत पर आक्रमण करता तो उसे आसानी से क्या है, विजय प्राप्त हो जाती। तो इसी कड़ी में आप देखेंगे कि महमूद गजनवी आता है, उसे सफलता मिलती है, फिर मोहम्मद गोरी आता है, उसे सफलता मिलती है। तो इस तरह से फिर इसके बाद आगे चलकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, उसका उत्तराधिकारी हुआ इल्तुतमिश, उसने फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और दिल्ली में फिर मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई और फिर दिल्ली सल्तनत आया, फिर इसके बाद मुग़ल वंश आया। तो लगभग जो है 600 से 700 वर्षों तक भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित रही। अब हम आते हैं दोस्तों, बात करते हैं तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राज्य और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्कमेनिस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। अब हम देखते हैं कि ये जो चौहान है, तोमर है, गढ़वाल है, चंदेल है, चालुक्य, इनका राज्य भारत में कहाँ कहाँ स्थित था। ये चौहान है, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो है कि राठौर है, ये देखिए थानेश्वर का राज्य है, ये प्रतिहार राज्य है, प्रतिहारों का वैसे राज्य पूरे भारत में था। यहाँ देखिए जो है ये यही गुजरात में जो है कि चालुक्यों का राज्य था। इसके बाद देखिए ये परमार हैं, फिर यही देखिए ऊपर ये देखिए चंदेला है, चंदेलों का राज्य था। तो ये ऐसे ऐसे देखिए, ये देखिए जैसलमेर का अलग राज्य है, चित्तौड़ में अलग राज्य था, बघेला ये अलग थे, दक्षिण में यादव वंश थे, चेदी थे। ये मतलब क्या है, अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे जो भारत में राज्य कर रहे थे। तो इस कारण से ये एक दूसरे पर एक तो आक्रमण करते हैं। जैसे चौहान राजा था, उसकी शत्रुता परमार वंश से थी, फिर इसके बाद चौहानों की चालुक्यों से थी, फिर इधर जो है कि उनसे फिर जो है कि ये चंदेल हैं, उनसे इनकी शत्रुता थी। तो ये सभी राज्य क्या है, आपस में एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे। तो जिसके कारण किसी भी बाहरी शक्ति को भारत में आक्रमण करने पर उसे जो है कि आसानी से जीत हासिल हो जाती थी। अब देखिए, अच्छा देखिए, ये एक गजनी दिख रहा है ना, ये अफगानिस्तान में है। ये क्षेत्र पहले प्राचीन काल के क्या है, अफगानिस्तान क्षेत्र में, यहीं पर जो है कि महमूद गजनी ने अपना राज्य स्थापित किया था और यहीं से वो आक्रमण किया। और देखिए ऐसे ऐसे रास्ते, ये अब दिख रहा है ना तीर का निशान, ये ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था, 1000 से 1025 तक लगभग 17 बार उसने आक्रमण किया भारत पर। और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 में, जब उसने सोमनाथ के मंदिर जो यहाँ गुजरात में था, यही था, यहाँ से कहीं गुजरात का मंदिर था, सोमनाथ का मंदिर, जब उसने लूटा था, फिर वो वापस ऐसे ऐसे करके इसी रास्ते ऐसे देखिए ये यहाँ पहुँच गया। ये देखिए तीर का निशान बना हुआ ना, तो इसी तरह से उसने क्या है, अफगानिस्तान से भारत पर आक्रमण किया हुआ था। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलते हैं फिर
अब हम आगे चलते हैं। हमने देख लिया है ना, हमने देख लिया कि चौहान कहाँ थे, तोमर कहाँ इनका शासन था, गढ़वाल कहाँ था, चंदेल कहाँ था, चालुक्य था, इनका हमने राज्य देख लिया। और कैसे जो है कि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, कहाँ से, गजनी से किया था। वो गजनी कहाँ है, अफगानिस्तान में है। तो वहाँ से उसने आक्रमण किया और कैसे किस रास्ते से, मुल्तान से होते हुए फिर जो है कि गुजरात पहुँचा, गुजरात पर को जीता। इसके बाद धीरे धीरे वो क्या करता है, फिर वापस लूटपाट करते हुए अपने राज्य गजनी वापस लौट जाता है। तो हमने देखा। तो अब देखते हैं कि आगे इसी बात का क्या है, उल्लेख आगे किया गया है। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी या गजनी मध्य एशिया में 20-25 देश आते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान है, फिर इसके बाद जो है तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, मंगोलिया है। ये सब क्या है, मध्य एशिया के क्षेत्र आते हैं। देखिए अब आगे लिखा, महमूद गजनवी या गजनी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। हमने देखा गजनी कहाँ था, मध्य एशिया में, अफगानिस्तान में था। तो वहाँ से वो आक्रमण करता है, वहीं पर वो जो है राजा रहता है। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। हमने बताया था कि मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई तो इसके बाद उनकी सत्ता खलीफा संभाल रहे थे। तो जब धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार होने लगा तो मुस्लिम साम्राज्य एक बृहद साम्राज्य बन गया। वो यूरोप तक फैल गया, फिर इधर जो है कि अफ्रीका महाद्वीप तक फैल गया, फिर मध्य एशिया, पश्चिम एशिया तक फैल गया। तो इस कारण से धीरे धीरे क्या हो गया कि जो अन्य क्षेत्रीय शासक थे, जैसे तुर्क थे, ये अपना अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। जो कौन है, खलीफा था, खलीफा से स्वतंत्र हो गए। कहें कि हम अपनी क्या है, हम अपनी सत्ता खुद संभालेंगे। हाँ, आप क्या है, धार्मिक गुरु हैं, आप धार्मिक गुरु बन के रहिए, लेकिन जो प्रशासन का कामकाज है और जो राजस्व वसूली का कामकाज है वो कामकाज कौन करेगा, राजा करेगा। इसीलिए इन राज्यों को जो है देखिए कहा गया है, इसके शासक सुल्तान कहलाए, इसके शासक सुल्तान का रहे, इसलिए इन राज्यों को सल्तनत या सुल्तनत कहा गया। ठीक है, अब आगे देखिए। तुर्क लोगों द्वारा, तुर्क कहाँ के थे, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, यही क्षेत्र के थे। तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य, ये राज्य लिखा हुआ है, राज्य अफगानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। देखिए, महमूद गजनवी भारत पर 1000 में आक्रमण करता है पहली बार, लेकिन वो आक्रमण इसलिए नहीं करता है कि वो क्या है, भारत पर सत्ता स्थापित करना या भारत का शासक बनना चाहता था। उसका उद्देश्य था भारत के जो भी राजा हैं उनसे कर की वसूली करना, और कर की वसूली करके क्या करना, अपना जो है कि एक हिस्सा लेना और वापस चले जाना, तो और लूटपाट करना। फिर इसके बाद जो मंदिर थे, भारत में बड़े बड़े मंदिर थे जिनमें क्या है लाखों करोड़ों रुपए जो है सोने चांदी के हीरे जवाहरात रखे हुए होते थे, तो उन सबको लूटपाट कर वह क्या किया, अपने राज्य लेके चला गया। उसका उद्देश्य था कि हम जो है अपने गजनी राज्य को ईरान में विस्तार करें, इराक में उसका विस्तार करें, अफगानिस्तान में उसका विस्तार करें। मतलब जहाँ वह शासक था उसी के आसपास वो अपना क्या करना चाहता था, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था या अपने शासन क्षेत्र को विस्तार करना देना चाहता था। लेकिन वो भारत में आक्रमण करके भारत में जो है सत्ता नहीं प्राप्त करना चाहता था। वो क्या करता था, केवल भारत में जिनको देखता था ज़्यादा पैसा है उन्हीं को पकड़ के हराता था और लूटपाट कर भाग जाता था। तो भाई इस तरह से उसको क्या है, ढेर सारा धन भारत से प्राप्त हुआ, क्योंकि भारत के शासक जो थे बहुत अमीर थे। तो आगे देखिए, जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो फिर वह भारत क्यों आया, इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। क्यों भाई, अगर आपको किसी राज्य को जीतना है तो सबसे पहले तो आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा होगा तभी आप सेना को वेतन देंगे, और सेना को जब वेतन देंगे तभी सेना जो है लड़ पाएगी दूसरों से, तो उसकी रसद पानी की व्यवस्था हो पाएगी, उसके औजार की व्यवस्था हो पाएगी, उसके जो है कि खाने पीने की व्यवस्था कर पाएंगे हम। तो इस कारण से महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है और यहाँ से लूट कर धन ले जाता है और सेना में बांटता है, और सेना से कहता है कि अब आप जो है ईरान में आक्रमण कीजिए, फिर जो है अफगानिस्तान में आक्रमण कीजिए, ताकि इन क्षेत्रों में क्या है हमारा राज्य स्थापित हो सके, हमारे राज्य की सीमा क्या है बढ़ाई जा सके। इस कोशिश में उसने सन 1000 ईस्वी से सन 1025 ईस्वी तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। राजपूत राज्यों मतलब चौहान हो गया, चालुक्य हो गया,
चंदेल हो गया, गढ़वाल हो गया, इन पर क्या किया, आक्रमण किया, इनको पराजित किया और इनसे क्या है धन वसूला और धन वसूल के लेकर चला गया, या युद्ध हर्जाना वसूला और लेकर वापस गनी चला गया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया, उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। सोमनाथ मंदिर में बताते हैं कि बहुत सारा धन, कुंटल जो है कि कुंटल कुंटल जो है सोने चांदी चढ़ावे में रखे हुए थे। राजा वहाँ पर संपत्ति ढेर सारी रखे हुए थे। तो महमूद गजनवी को किसी ने सूचना दे दी कि सोमनाथ मंदिर में ढेर सारा धन है। तो उसने क्या किया कि आक्रमण किया गुजरात पर, और गुजरात के सोमनाथ मंदिर को क्या है उसने तहस नहस कर दिया। और इसके बाद वहाँ से जितना भी सोना चांदी था सब क्या है वापस उठा के लेके अपने राज्य करने चला गया। तो इस तरह से अब देखिए आगे सोमनाथ मंदिर के बारे में दिया हुआ। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित की गई हैं, जिसमें से एक ज्योतिर्लिंग मतलब होता है जो आप देखे होंगे कि शिव की पूजा की जाती है, उनके 12 जो है ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं भारत क्षेत्रों में। तो उन्हीं में से एक जो है ये सोमनाथ मंदिर में था। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ है, गुजरात में है, के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 ईस्वी को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। ठीक है, मतलब फिर पुनः जो है कि उनके आक्रमण के बाद फिर जो है आधुनिक रूप से सोमनाथ के मंदिर का निर्माण किया गया और वहाँ पर फिर पुनः ज्योतिर्लिंग स्थापित की गई। आगे देखिए, ये देखिए मैप दिया हुआ है। सन 950 ईस्वी से 1250 ईस्वी के बीच भारत के प्रमुख राजा, देखिए ये देखिए तोमर वंश यहाँ दिए हैं। अब देखिए ये देखिए तोमर वंश दिया हुआ है, यहाँ देखिए चौहान थे, ये देखिए गुजर प्रतिहार, ये देखिए गढ़वाल दिया हुआ, ये देखिए परमार थे, परमार, ये देखिए चालुक्यों का राजा था, कलचुरी थे, देखिए चंदेल थे, देखिए दिया ना, बहुत अच्छा दिया हुआ। चलिए, तो इस तरह से इनका राज्य था। ठीक, अब आगे आते हैं। ये देखिए दिया है मानचित्र देखकर यह तालिका भरिए। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत राज्य, देखिए उत्तर भारत में आपको पता है चौहान थे, गढ़वाल थे, चंदेल थे। मध्य भारत में आपको पता है परमार थे, फिर चंदेल थे। दक्षिण भारत में आपको पता है कि दक्षिण भारत में कौन था, दक्षिण भारत में उस समय जो है शासन कर रहे थे यादव वंश था। फिर और दक्षिण में चले आएंगे चोल वंश का शासन था। फिर इसके बाद पूर्व में आप देखेंगे पाल वंश का शासन था, सेन वंश का शासन था। ठीक, आप इन सबको भरिए। आगे देखिए अलबरूनी की दृष्टि में भारत। अलबरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। मध्य एशिया, आपको एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि मध्य एशिया कहाँ था। ये क्षेत्र देखिए आपको हम बता रहे हैं मध्य एशिया क्षेत्र। ये देखिए ये ऐसे 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 ये आ जाता है, ये इसमें मंगोलिया आता है, कजाकिस्तान आएगा, इसमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब क्षेत्र जो है क्या है मध्य एशिया का क्षेत्र आएगा। ठीक है, जिसे मध्य एशिया बोलते हैं, मध्य एशिया। अब ये बता देंगे मध्य एशिया। देखिए अब पश्चिम एशिया इसे बोलते हैं, ये क्षेत्र ये यहाँ था, इसे क्या बोलते हैं पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया। और ये देखिए ये वाला क्षेत्र ये पूरा जो है ये भारत हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, ये दक्षिण एशिया बोलते हैं। और जबकि ये देखिए ये वाला क्षेत्र ये यहाँ से ऐसे ये पूरा ये क्या बोला जाता है पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया। ठीक, पूरा आप देखिए मध्य एशिया ये पूरा मंगोल क्षेत्र हो रहा था। ये अरब क्षेत्र, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, ये क्या है पश्चिम एशिया। ये जो है दक्षिण एशिया का मतलब भारत हो गया, नेपाल हो गया, अब पाकिस्तान हो गया, अब श्रीलंका हो गया, ये सब जो है दक्षिण एशिया का क्षेत्र थे। पूर्वी एशिया में चीन आएगा, वियतनाम आएगा, थाईलैंड आएगा, कम्बोडिया आएगा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब। तो मध्य एशिया के बारे में आप समझ गए। अब देखिए अब स्टार्ट करते हैं अलबरूनी की दृष्टि में भारत। अलबरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इनका मूल नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था।
इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया, हमने बताया मध्य एशिया का है ना, में हुआ। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। एक बार क्या हुआ कि महमूद गजनवी खीवा पर आक्रमण करता है, तो महमूद गजनवी जो है कि अलबरूनी को बंदी बना लेता है और उसे जेल में डाल देता है। लेकिन अलबरूनी इतना विद्वान था और उसकी विद्वता से क्या होगा, महमूद गजनवी इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने जो है कि राज्य का इतिहासकार उसे नियुक्त कर दिया, या अपने राज्य का दार्शनिक उसे नियुक्त कर दिया। तो अलबरूनी ने जो है, जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किया तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत भी आया। फिर देखिए, वह उसके साथ भारत आया, उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। मतलब लेकिन वो भारत आया तो भारत में वो संस्कृत भाषा सीखा और इसके बाद भारतीय दर्शन मतलब भारत के लोग कैसे विचार करते हैं, क्या सोचते हैं, जीवन के बारे में क्या उनकी, मृत्यु के बारे में क्या उनका जो है विचार है, तो इन सब चीज़ों को, अध्यात्म के बारे में क्या उनका विचार है, ये सब चीज़ों का उसने क्या किया, अध्ययन किया। इसके बाद पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। पहला मुसलमान कौन था, अलबरूनी था, जिसने पुराणों का अध्ययन किया। और पुराण किस में लिखे गए, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद जो 80 अध्यायों में विभाजित है, में 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन मतलब होता है समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दिए हैं। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। बहुत क्वेश्चन जो है पीसीएस में, आईएएस में, या आपको और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, पुलिस यूपी में हो, या फिर आपका जो है कि अध्यापक की आप कोई परीक्षा दे रहे हो, तो हर परीक्षा में ये पुस्तक पूछा जाता है कि अलबरूनी, एक तो पूछा जाता है कि अलबरूनी कहाँ का था, तो आप बताएंगे मध्य एशिया खीवा का था। फिर ये पूछा जाता है कि उसकी पुस्तक का नाम क्या था, फिर उसकी पुस्तक का नाम बताएंगे किताब उल हिंद या बताएंगे तहकीक ए हिंद। फिर ये भी पूछा जाता है कि वह किसके साथ भारत में आया था, तो किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। चलिए ठीक, आगे देखिए, जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित है। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। अलबरूनी बताता है कि 11वीं-12वीं शताब्दी, अच्छा एक चीज़ आप और जो हमने बताया जरा, ये 11वीं शताब्दी का मतलब आप समझ लीजिए। 11वीं शताब्दी ये है ना, 11वीं शताब्दी मतलब 1000 से 1100 ईस्वी, मतलब 1000 से 1100 ईस्वी, 100 वर्षों के बीच का समय, उसको क्या बोलते हैं, 11वीं शताब्दी बोलते हैं। ठीक, विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें म्लेच्छ कहते थे। देखिए, भारत में जब 11वीं-12वीं शताब्दी या 1100, 1000, 1100, 1200 ईस्वी में भारतीय क्या है कि विदेशियों को पसंद नहीं करते थे या मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके पहनावे हमसे क्या है, अलग हैं, और वे अलग संस्कृति के आए हैं। वे हमारे धर्मों में क्या है, वे बाहर से आए हैं, वे हमारे धर्म को क्या पहुँचाएंगे, हानि पहुँचाएंगे, या वे हमारे धर्म को क्या है, समाप्त करना चाहते हैं। जैसी धारणा के साथ वो क्या है, जीवन जीते थे। उन्हें लगता था कि मुसलमान हमारे धर्म को समाप्त कर देंगे, उन्हें जो है कि मुस्लिम धर्म बना देंगे। तो इस कारण से भारतीयों में क्या था, हमेशा रोष रहता था, समझ रहे हो। इसीलिए वो बताता है, अलबरूनी बताता है कि भारतीयों में दूसरे लोगों के प्रति या दूसरे अन्य देशों के प्रति, लोगों के प्रति संकुचित बहुत धारणा थी। फिर इसके बाद भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। मतलब पारंपरिक व्यवसाय मतलब लोहार लोहे का काम कर रहा है, बढ़ई का फर्नीचर का ही काम कर रहा है। फिर अगर ब्राह्मण है तो वो यज्ञ करवा रहा है या पूजा पाठ करवा रहा है। क्षत्रिय है तो उसका काम सेना का है, सैनिक बन रहा है, देश की रक्षा कर रहा है। ये मतलब क्या है, पारंपरिक व्यवसाय थे, तो वही सब लोग अपनाते थे। चमड़े का काम करने के वाला चमड़े का काम करने वाला चमार होता था। तो ऐसा ही मतलब चल रहा था, पारंपरिक रूप से लोग अपना क्या है, व्यवसाय करते थे। फिर इसके बाद सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। देखिए, आप देखेंगे कभी कभी मुसलमानों में ईद के समय एक ही प्लेट में पूरा सब जो है कि खाना निकाल लिया जाता है और पूरे परिवार के 10 से 12 लोग एक ही बैठते हैं और एक ही थाली में खाना खा रहे होते हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है।
भारत में हर व्यक्ति जो है अलग अलग थाली लेकर क्या है खाना खाता है। तो अलबरूनी इस बात की चर्चा करता है कि हमारे यहाँ क्या है कि 20 लोग एक ही थाली में बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग थालियाँ दी जाती हैं। ठीक, फिर इसके बाद वो बताता है भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते हैं। आज भी आप देखते होंगे शगुन मतलब मंगलवार को ये काम नहीं करना है, गुरुवार को इस दिशा में नहीं जाना है, संडे को यहाँ ये काम नहीं करना है। मतलब तमाम तरह की भारतीयों में अभी भी आप देखेंगे ऐसा है। जैसे कहते हैं ना शादी इस दिन नहीं है, इस दिन चंद्र ग्रहण है तो इस दिन ये ग्रहण है, फलाना नहीं करना। मतलब हमेशा जो है क्या है, हमेशा क्या भारतीय जो है शगुन को बहुत महत्व देते हैं। ठीक, आगे देखिए, हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक है। ये तो बात आपको समझ आ गई। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, जबकि चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। ठीक, अक्षांश और देशांतर, इन दोनों शब्दों को, चारों शब्दों को याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं हैं। ठीक, फिर भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस विज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी। ठीक, आगे लिखिए, देखिए आगे दूसरे आक्रमणकारी। अब तक हमने किसको पढ़ा था? महमूद गजनवी को। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। यह भी गजनी कहाँ का था? मोहम्मद गजनवी कहाँ का था? गजनी। और गजनी कहाँ था? अफगानिस्तान में था। मोहम्मद गोरी कहाँ का था? वो गोर का था। और गोर कहाँ था? अफगानिस्तान में। ये बात याद रखिएगा। उसने गजनी पर 1173-74 में अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी ने गजनी पर क्या किया? अधिकार कर लिया। उसे क्या है? छीन लिया। और गजनी पर जो यामीनी वंश था उसको समाप्त करके क्या है? गोर वंश की स्थापना की। भारत पर उसने पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया। मुल्तान आपको अभी हम दिखाते हैं कहाँ पर है। मुल्तान पर विजय करने के बाद गोरी ने गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूर्राना द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। अब हम दिखाते हैं आपको कि मुल्तान कहाँ है, गुजरात कहाँ है, इसके बारे में बताते हैं। देखिए बच्चों, गोर, देखिए गोर ये है, यही है गोर। और क्या है, उसने मोहम्मद गोरी ने क्या किया? ये गजनी है ना, इसको क्या है? समाप्त कर दिया। यहाँ इसको क्या है? मिटा दिया। इसके बाद वो धीरे धीरे अटैक करता है ऐसे ऐसे। फिर देखिए मुल्तान यही है, देखिए ये मुल्तान है, ये मुल्तान देखिए ना आप, मुल्तान ये है। मुल्तान को जीतता है ना, मुल्तान को जीतता है। मुल्तान जीते हुए यहाँ से ऐसे 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 ये गुजरात में आता है। तो गुजरात में ही एक शक्तिशाली शासक रहता है, सोलंकी वंश, या यहाँ पर चालुक्य वंश रहता है, जिसके सोलंकी शासक बोले जाते हैं। तो उनका एक राजा रहता था मूलराज द्वितीय, और उसकी माता जिसका नाम था क्या? नायिका देवी। उसने बड़ी ही जो है कि बहादुरी के साथ मोहम्मद गोरी का सामना किया, और मोहम्मद गोरी को पराजित होना पड़ा। और पराजित होकर क्या है, फिर मोहम्मद गोरी भाग गया, वापस लौट गया। वो फिर गुजरात पर कभी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद ये घटना कब की है? 1178 की है, जब वो मोहम्मद गोरी पहली बार पराजित हुआ था भारत में। इसके बाद वो फिर पुनः आक्रमण करेगा, कब? 1191 में। देखिए, इस पराजय के बाद गोरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया। देखिए, उसने मुल्तान पर नहीं आक्रमण किया, उसके उत्तर में ही पंजाब राज्य है, वहाँ पर आक्रमण किया। और 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। आपको पंजाब दिखाते हैं, पंजाब कहाँ है। देखिए, गोरी ने पहले ऐसे आक्रमण किया, यहाँ पर इसको जीता, इसके बाद ही मुल्तान को जीत के निकल लिया फिर। लेकिन प्रथम बार जब आक्रमण किया, लेकिन जब दूसरी बार उसने आक्रमण किया तो गोरी
दूसरी बार जब गौर से आक्रमण किया तो उसने ये पंजाब, यही देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ना, यही पंजाब का क्षेत्र पहले माना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर उसने आक्रमण किया और ये जीत लिया, पंजाब जीत लिया। पंजाब जब जीत लिया तो उसकी सीमा जो है, ये जो चौहान देख रहे हैं ना, चौहान का राज्य यहाँ पर था, चौहान का राज्य यहीं पर था। तो चौहान और जो है ये मोहम्मद गोरी, ये दोनों की सीमा एक दूसरे से सटने लग गई। अब ये सटने लग गई तो ये होने लग गया कि अब भाई दोनों में आक्रमण होना आवश्यक है। और इन दोनों के मध्य पहला युद्ध हुआ 1191 तराई का युद्ध। ने देखा ना 1190 में उसने क्या किया, पहले आक्रमण किया और पंजाब को जीत लिया। अब 1191 में उसने क्या किया, चौहान वंश जिसका नाम पृथ्वीराज रहता है, पृथ्वीराज के राज्य पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज बड़ी बहादुरी से लड़ा और पृथ्वीराज ने किसको, मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। लेकिन मोहम्मद गोरी शांत नहीं बैठा, उसने कड़ी मेहनत की, अपने सेना को संगठित किया, लोगों में उत्साह भरा और इसके बाद फिर पुनः एक ही साल बाद पुनः फिर जो है कि चौहान के राज्य पर आक्रमण कर दिया। और तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 में लड़ा गया था उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और इस तरह से क्या हो गया, भारत में चौहान सत्ता समाप्त हुई और भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई। उसी का एक सेनापति था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। लाहौर को राजधानी बनाकर भारत में क्या किया, शासन सत्ता या मुस्लिम सल्तनत की स्थापना की। ठीक, अब देखिए आगे। पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। अब आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था उस समय चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी एवं योग्य सेनानायक था। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया था। इनमें चंदेल शासक परमारदिदेव भी था। परमारदिदेव के आल्हा उदल नाम के लोक प्रसिद्ध सेनानायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। आल्हा उदल का नाम सुने होंगे ना, आल्हा उदल का एक बिरहा आता है बड़ा फेमस। तो ये जो चंदेल शासक था परमारदिदेव, उसी के जो है सेनानायक थे। तो देखिए कहते हैं ना कि पृथ्वीराज चौहान जो है वह अपने जितने भी पड़ोसी राज्य थे, जैसे हमने बताया चंदेलों को, परमारदिदेव को पराजित कर दिया था। इसके बाद उसने परमार वंश का शासक था उसको पराजित किया था। चालुक्यों से उसका जो है कि शत्रुता चल रही थी। इसके बाद आप देखेंगे कि गढ़वाल वंश शासक जयचंद्र था। जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को उसने जो है कि हरण कर लिया था, जबरदस्ती उसको हरण करके अपने राज्य लेके चला गया था। तो इस कारण से उसके जितने भी पड़ोसी राज्य थे वे सब जो है वो क्या कर रहे थे, वो जो है कि उससे व्यथित थे या दुखी थे। इस कारण जब मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है तो कोई भी चौहान वंश का साथ नहीं देता है, सब क्या है पीछे हट जाते हैं, कोई उसका साथ नहीं देता है। इसी कारण कहते हैं कि आपस में क्या है मिलजुल कर रहना चाहिए, वरना जो है क्या होगा, आपको कोई बाहरी व्यक्ति आकर कुचल के चला जाएगा और कोई आपके आस पड़ोस के कोई नहीं बोलेगा। इसलिए कहते हैं कि एकता में बल होती है और आपको क्या है कि हमेशा अपने आसपास के लोगों को क्या करना चाहिए, संगठित रखना चाहिए। आप आसपास के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, उनसे हमेशा क्या है सलाह परामर्श लेना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए और उनकी सहायता लेनी भी चाहिए। वरना क्या है, नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको चाहे जब दबा के चला जाएगा या मार के चला जाएगा तो आपको कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, उसको पराजित करता है और क्या करता है, उसके राज्य पर सत्ता स्थापित कर लेता है। अब देखिए आगे है, भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। अब तराइन का प्रथम युद्ध देखिए, आगे बताया हमने स्टोरी में बताया था ना, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन हरियाणा के करनाल जिले में, हरियाणा है ना दिल्ली के पास, वहाँ हुआ था कि मैदान 1191 में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और वह जान बचाकर भागा। मतलब पहले जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो गया और वो इतना खुशी हो गया कि वो जो है कि रंगललियाँ मनाने लगा, रानियों से नाच गाना पूरा चल रहा है, शराब चल रही है। उसे लगा कि हमने तो जो है मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया।
लेकिन जहाँ पृथ्वीराज चौहान रंगरलियाँ मना रहा था, रानियों में अपने मस्त था, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मोहम्मद गोरी हार से बहुत व्यथित था। और वो क्या किया कि हारने के बाद ही एकदम सेना में जाकर नई ताकत फूंकना शुरू किया, प्रशिक्षण दिया उन्हें, नए नए हथियार दिए उन्हें, फिर नए तरीके से युद्ध की रणनीति उसने बदली, उसने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। और ये देखिए दूसरा युद्ध लड़ेंगे। ये देखिए पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी की सेना तराई के युद्ध में सन 1191 की बात है। अब देखिए आगे, मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया, मैंने बताया ना जैसे शक्तिशाली बनाया। और 1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराई का युद्ध कहाँ हुआ था? हरियाणा के करनाल में तराई के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और उसे मार दिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद्र को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। इसी जयचंद्र की पुत्री थे, जो जयचंद्र आप देख रहे हैं, इसी की पुत्री थी जिनका नाम संयोगिता था। संयोगिता का हरण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने किया था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है वो संयोगिता से प्रेम करता था। लेकिन उसके बिना बताए जयचंद्र एक जो है कि स्वयंवर रचता है, कहता है कि जो भी स्वयंवर में जो भी जो है जीत लेगा स्वयंवर को, वो क्या है, वो हमारी बेटी से शादी कर लेगा। तो उसमें जो है कि वह पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाता है और पृथ्वीराज चौहान इस चीज़ से दुखी हो जाता है और वह जो है कि एक रात अटैक करता है और अटैक करके उसके राजमहल में से उसकी पुत्री संयोगिता को लेकर क्या है अपने राज्य में चला जाता है। फिर देखिए मोहम्मद गोरी एवं उसके सेनानायकों ने ग्वालियर आप देखेंगे, बयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। तो बंगाल में हमने बताया ना, बिहार में नालंदा था, नालंदा को जलाया बख्तियार खिलजी ने जलाया। फिर बंगाल तक बख्तियार खिलजी आक्रमण करता है। ग्वालियर बयाना को जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जीतता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या है लगभग उत्तर भारत में अपनी पूरी सत्ता स्थापित कर ली। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के समय 1206 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। सन 1192 ईस्वी का तराई का द्वितीय युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। तुर्कों की जीत के कारण देखिए, तुर्कों ने भारत पर जीत क्यों की, इसके क्या है निम्नलिखित कारण भी बताए गए हैं। इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। हमने जैसा बताया कि पृथ्वीराज चौहान का जयचंद्र से झगड़ा था, पृथ्वीराज का परमार राजा भोज से झगड़ा था, पृथ्वीराज का सोलंकी या चालुक्य शासक से झगड़ा था, फिर इसके बाद जो है कि चंदेलों से उसका झगड़ा था। तो मतलब क्या है, भारत के जो राजा थे वो आपस में ही एक दूसरे से मारपीट करते थे, अब लड़ाई झगड़ा करते थे। तो इस कारण से क्या हुआ कि जब कोई बाहरी शासक आक्रमण करता था तो वे संगठित होकर उसका विरोध ना करके वे एक दूसरे को हराने में लग जाते थे। और इस कारण देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई, हार हो गई। तो एक सबसे बड़ा कारण था कि एकता का अभाव। दूसरा देखिए, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना। पुरानी युद्ध प्रणाली का मतलब उनमें कुछ नयापन नहीं था, उनमें तीव्रता नहीं थी, उसमें जो है कि तेज नहीं था, हाथियों के द्वारा तो युद्ध किया जाता था। और इसके बाद जो है शस्त्रों का प्रयोग, जैसे मुस्लिम आए तो उन्होंने तलवार का प्रयोग किया, फिर तीर धनुष को चलाते थे। और वो भी तीर धनुष कैसे, घोड़े पर बैठकर। तो घोड़े पर बैठकर जब तीर धनुष चलाएंगे तो आप ज़्यादा लोगों को मार सकते हैं और ज़्यादा तेज़ी से मार सकते हैं। तो वो तकनीक कहाँ है, सबसे पहले मुसलमानों के द्वारा ही प्रयोग की गई थी। फिर आगे देखेंगे, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना। तो भाई घोड़े हैं तो घोड़े तेज़ी से दौड़ सकते हैं और तेज़ी से क्या है वार कर सकते हैं। और जबकि हाथी क्या है, हाथी के अगर आँख में तीर लग गया तो वो अपनी ही सेना को क्या है कुचलने स्टार्ट कर देगी, लेकिन घोड़ा के साथ ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना। क्या है, जो तुर्क सेना के सैनिक थे वो घोड़े पर बैठकर तीरंदाजी कर सकते थे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था कि भारत में तीरंदाजी केवल जो है ज़मीन पर खड़े रहकर ही की जा सकती थी। अभी भारत में ऐसा कोई प्रणाली नहीं विकसित थी या ऐसी कोई जो है कि तैयारी नहीं थी कि सैनिक घोड़े पर बैठें और घोड़े पर बैठकर क्या है तीरंदाजी करें या लोगों को तीर चलाएं और मारे जो है। तो इस तरह से उनमें ये बात थी। दूसरी चीज़, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना।
आपको पता होगा कि भारतीय सेना में केवल ब्राह्मण और ठाकुर ही भर्ती हो सकते थे प्राचीन काल में। ना तो जो है कि आपको हरिजन वहाँ पर जा सकता था, ना चांडाल जा सकता था, और बहुत सारी निम्न जातियाँ थीं, उन्हें सेना में भर्ती होने का हक नहीं था। जिस कारण से जो कहते हैं ना योग्य व्यक्ति होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अयोग्य है या कोई व्यक्ति बहुत योग्य है, उसकी योग्यता और अयोग्यता का परिचय जब उसे क्या है प्रशिक्षण दिया जाएगा और जब उसको जो है कि समान अवसर मिलेगा तब पता चलेगा कि योग्य कौन है और योग्य कौन नहीं है। लेकिन जब किसी को अवसर ही नहीं मिलेगा तो योग्यता और अयोग्यता का क्या है फासला पता ही नहीं चलेगा। और यही बात क्या है भारतीय सेना में थी। और एक चीज़ आपको बड़ा रोचक समझ में आएगा कि तुर्कों में ऐसा नहीं था, तुर्कों में जातिवाद नहीं था। हमने अभी पहले पढ़ाया है कि मोहम्मद साहब कहते थे कि सभी मुस्लिम समान है, मतलब उनमें कोई जाति भेदभाव नहीं है, कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है, क्या सब समान है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में ब्राह्मण क्षत्रिय था, वो सब ऊंची जाति के थे, जबकि नीचे जाति के लोगों को यहाँ तक कि पानी नहीं पीने देते थे अपने घर, भोजन नहीं बुलाते थे खाने के लिए, उन्हें अलग जो है कि गाँव से अलग रखा जाता था। तो इस तरह से जो है कि आप देखेंगे व्यवस्थाएँ थी। तो ये सब जो है कि भारतीयों की हार के कारण बने। अगला देखिए, यह भी जाने अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख अरबी भाषा में लिखित चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, चचनामा। सिंध विजय के बाद अरब आक्रमणकारी मीर कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। जजिया कर एक धार्मिक कर था, हिंदुओं पर केवल लगाया जाता था और हिंदुओं से वसूला जाता था ये जजिया कर। अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद सचाऊ ने किया तथा हिंदी भाषा में अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया। मोहम्मद गोरी का सेनानायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीतने के पश्चात नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ये बताया जाता है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में क्या था, इतनी पुस्तकें रखी हुई थी, इतनी किताबों का अनुवाद करके रखा हुआ था कि जब इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी वहाँ पर आक्रमण करता है और उसकी लाइब्रेरी को, जैसे आज के समय में लाइब्रेरी होती है ना जहाँ पुस्तकें ढेर सारी रखी जाती हैं, तो ऐसे नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ढेर सारी लाखों पुस्तकें रखी गई थी। अब ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब उसमें बख्तियार खिलजी आग लगाता है तो वह पुस्तकालय धूं कर कम से कम 1 महीने तक जलता है, मतलब इतनी पुस्तकें थी वहाँ पर। तो इस कारण से वो सब पुस्तकें नष्ट हो गई। भारत का बहुत सारा इतिहास जो है वहीं से नष्ट हो गया, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती, लेकिन वो सब क्या हो गया, एक साथ समाप्त हो गया। अब देखिए, ये तुर्क थे, मध्य एशिया और तुर्किस्तान क्षेत्र में रहने वाली जाति। हिजरत मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना, हमने बताया था हिजरत कब से स्टार्ट हुआ था, 622 ईस्वी में। अब देखिए, ये सब प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर हम आपको प्रश्न उत्तर बता देंगे, अब चिंता मत करिए, एक एक चीज़ हम बताएंगे। ठीक।